नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ आपके साथ, और वो आपका प्रोग्राम जहां हम बातें करते हैं बिल्कुल खुलकर वो बताते हैं आपको जो कोई और नहीं बताता है। आज हम एक रिमोट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं भी, और आपका टीवी का रिमोट नहीं, वो तो मुझे मालूम है आपके सामने और आप उसको छेड़ेंगे नहीं अगले 40 मिनट, लेकिन मुस्लिम माइंड का रिमोट। ये रिमोट कैसे चलता है? जैसे आप टीवी देखते हैं, आपने रिमोट दबाया, हम आ गए आपके सामने। क्या मुस्लिम वोट का भी ऐसा कोई रिमोट है, बस रिमोट दबाओ और वोट भी आ गया? अच्छा है, तो ये रिमोट किसके पास है? मौलानाओं के पास, मौलवियों के पास, इमामों के पास है, या उन नेताओं के पास है जो आज लाइन लगाकर सुप्रीम कोर्ट में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ दलीलें पेश करवा रहे थे? आइए इसकी बात हम लोग करेंगे। मेहमानों से आपको मिलवा रहा हूं। शालिनी अली जी हमारे साथ हैं, कन्वीनर हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की। शालिनी जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ सैयद यासिर गिलानी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है आपका गिलानी साहब। और अनंत विजय जी, जाने माने पत्रकार, देश के टॉप पत्रकार, हमारे साथ अनंत विजय जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है अनंत जी। धन्यवाद। मैंने जो कहा है दिल से कहा है। नहीं, बिल्कुल, आप हमेशा दिल से ही बोलते हैं। मतलब आज आपने देखा सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ सर? सुप्रीम कोर्ट में आज जितनी पिटीशन लगी थी इस कानून के खिलाफ और इसके पक्ष में भी, सबको उन्होंने सुना। और आज उन्होंने पहले मौका दिया सुप्रीम कोर्ट में, चीफ जस्टिस की हिदायत थी कि जिनके जो आर्ग्यूमेंट इसके खिलाफ हैं वो आप पहले मुझे दीजिए। उसके बाद सरकार की तरफ से एसजी जो है, सॉलिसिटर जनरल, उन्होंने बोलना शुरू किया। अच्छा, वो दलीलें तो हो गई, दलीलें तो हम वही दलीलें हैं, वही बातें जो 6 महीने से हो रही हैं, लेकिन लाइनअप बड़ा सॉलिड था। वकील सोचिए कौन थे आज? अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, राजीव धवन। ये वो वकील हैं जो अदालत में जाने तो छोड़िए, आप इनके क्लाइंट बनेंगे ये बात सुनने के ही लाखों रुपए ले लेते हैं। मतलब आप इनकी मेज तक पहुंच पाए, अपनी फाइल पहुंचा पाए, उसी में लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। और फिर मुकदमे में जिरह करते करते तो आपके 2-3 3 BHK निकल जाएंगे। इतने महंगे वकील सब खड़े हैं सर, सब खड़े हैं। कौन और किस किस के लिए खड़े हैं? असदुद्दीन ओवैसी, इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस के, मोहम्मद जावेद ये भी कांग्रेस के, महुआ मोइत्रा टीएमसी की सांसद हैं जो हाथ जोड़ रही थी कि दंगा मत करो, अभी आपने देखा होगा। हाँ, बिल्कुल। हाँ, मनोज झा आरजेडी से जो हैं, जियाउर रहमान अकबर समाजवादी पार्टी वाले, अमानतुल्लाह खान आम आदमी पार्टी वाले, डीएमके की तरफ से, वाईएसआर कांग्रेस की तरफ से, सीपीआई की तरफ से, मुझे लग रहा है बीजेपी को छोड़ के सारी ही हैं, या कह लीजिए एनडीए को छोड़ के सारी पहुंची हुई थी अदालत आज। तो मतलब एक होड़ है, मुसलमान को ये दिखाने की होड़ है कि नहीं मैं हूं तुम्हारा रक्षक, और जब तक मैं खड़ा हूं कुछ होने नहीं दूंगा। देखो दुनिया, मैंने हिंदुस्तान के सारे बड़े बड़े वकील खड़े कर दिए हैं, एक जरा सी आंच नहीं आने देंगे। यही मैसेज है ना गिलानी साहब? देखिए, आज जो दिखा है वो हिंदुस्तान का मुसलमान देख रहा है, बहुत गौर से देख रहा है। जिनके आपने नाम लिए हैं, मैं उनमें 3 लोगों को थोड़ा सा साइड में कर लेता हूं। कपिल सिब्बल, मनु सिंघवी और धवन। आप तो सिर्फ लाखों में रुक गए। 25 लाख रुपए से कम इनको, इनकी पहली मुलाकात की जो मिलना है, मैं ऑन कैमरा, मैं भी लॉ का विद्यार्थी हूं, थोड़ी बहुत जानकारी रखता हूं और मुसलमानों के लिए दर्द भी रखता हूं। खाली मिलने का 25 मिलने का है। और ये कौन लोग हैं जो इनके, और कौन लोग याचिका करता है जिनके आपने नाम लिए? ये वो लोग हैं जो लैंड माफिया जिनको कहा जाता है, जिनके ऊपर FIR दर्ज है, जो लोग जेल जा चुके हैं। उसमें एक नाम है, दिल्ली से अमानतुल्लाह याचिका करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी के बारे में अगर बात करेंगे तो हैदराबाद की ज़मीनों की अगर पैमाइश और चेकिंग होगी, क्योंकि अमेंडमेंट बिल 2025 JPC के माध्यम से होते हुए पार्लियामेंट की तरफ से पहुंच के राष्ट्रपति ने मुहर लगा दिया है। आप करें, आप संवैधानिक हक रखते हैं, कोर्ट में आप आए हैं, लेकिन हिंदुस्तान का गरीब, वंचित, शोषित मुसलमान सौरभ भाई सवाल करेगा आपसे एक दिन कि जब उसकी बेटी के लिए 3 तलाक सऊदी अरब से दिया जाता है तो ये बड़े वकील क्यों नहीं खड़े होते हैं उसके साथ? फिर आप कहाँ चले जाते हैं? क्योंकि आप में उसमें वोट बैंक नहीं दिखेगा, आप उसकी मदद नहीं करेंगे। मनु सिंघवी नहीं खड़े होंगे, कपिल सिब्बल की टीम का कोई वकील उनके लिए नहीं खड़ा होगा। लेकिन उन्हें इस वक्त, क्योंकि ये लोग कौन हैं? ये पॉलिटिकल पार्टीज के नेता भी तो हैं। बिल्कुल। कपिल सिब्बल कल तक कांग्रेस में थे, आज किसी और दल के समर्थन से राज्यसभा पहुंच गए। मनु सिंघवी डिक्लेयर कांग्रेस के नेता हैं। तो ये तुष्टीकरण की जो झुंझुना है, जो 60 साल से मुसलमानों को, गरीब मुसलमानों को, वंचित मुसलमानों को, शोषित मुसलमानों को, बेवा औरतों को, ये हक जो अमेंडमेंट बिल पास हुआ है ना,
सौरभ भाई, ये जो गरीब बेवा मुसलमान इन्हें दुआएं दे रही हैं वजीर आजम। अब ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन कंपटीशन आपका और इनका चल रहा है ना, कि आपसे मेरी मुराद सरकार की। बिल्कुल। सरकार भी तो सरकार ये कह रही है नहीं मुसलमान मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूं, गरीब मुसलमानों के लिए लेके आया हूं, और वो भी यही कह रहे हैं कि ये गरीब मुसलमानों की लेकिन सब कुछ छीनने एक के लिए आए सेकंड में आपको एग्जांपल दे दूं, क्यों सरकार की इतनी सब कुछ करने के बाद सरकार में बहुत सारी कार्यक्रम है जो प्रधानमंत्री ने अपने कर्तव्य मान के जमीन पे क्रियान्वित किया है, उसमें मुसलमान को इंक्लूड रखा है। बहुत सारे प्रधानमंत्री आवास योजना, जनधन योजना, हमने बहुत डिबेट की। ठीक है। उसके बाद भी जब आप मुस्लिम मोहल्लों में जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे जिनको किसी तरह की कोई समझ नहीं है, 5 साल से लेके 13 साल के बच्चे और बच्चियों को मस्जिद के सामने, मदरसों के सामने, ईदगाह के सामने, कब्रिस्तान के सामने प्ले कार्ड लेके खड़े हैं और वो ये लिखा हुआ है कि हमारी मस्जिदें सरकार छीन रही है। अच्छा। ये कौन कर रहा है? ये वो जो याचिका करता गए हैं, जो लैंड ग्रैबर हैं एक्चुअल। तो मैं ये क्यों नहीं कहूं गिलानी साहब कि ये उसकी कामयाबी है? अब ये उसकी कामयाबी है, और अब मैं अभी आपकी विफलता कहना नहीं चाह रहा हूं, क्योंकि अभी देखते हैं क्या होता है। नहीं, समाज में बदलाव बहुत बड़ा है। आप ये भी यकीन करें कि प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से वंचित शोषित मुसलमानों को अपनाया है, समाज में बदलाव है। समाज में सवाल पूछा जा रहा है, यंग मुसलमान सवाल पूछ रहे हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो ये 25-25 लाख और आगे करोड़ों में जिन वकीलों से डील हुई है, कभी उनके एजुकेशन के लिए उन्होंने सोचा क्या? कभी जो गरीब मुस्लिम लड़के सऊदी अरब और खाड़ी देशों में किसी केस में फंस गए, कभी उसमें मदद करी क्या? कपिल सिब्बल और धवन और इन्होंने देखिए, इस पर तो अभी जूरी आउट है कि मुसलमान किसकी सुन रहा है, आपकी सुन रहा है या इनकी सुन रहा है जो सुप्रीम कोर्ट गए। मैं आपकी बात से सहमत हूं, मुसलमान उनकी सुन रहे हैं। हाँ। वो इसलिए सुन रहा है कि इस तरीके का भर्म है, इतना नफरत है कि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, सरकार समझा रही है, लेकिन वो जो नफरत का पैमाना है, जो मीटर है ना, वो बहुत बड़ा है। और चोट कहाँ है? ये सब लोग जो हैं सर, ये जानते हैं कौन सी नब्ज दबानी है। आज सुप्रीम कोर्ट में जो दलीलें दी गई आप उस पर गौर करो, मैं आपको बहुत निटिग्रिटी में नहीं ले जाऊंगा। एक लाइन की दलील थी, शुरुआत की थी कपिल सिब्बल साहब ने, कि ये मेरा पर्सनल मैटर है, आप इसमें क्यों आ रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट मतलब वो कह रहे थे कि सरकार इसमें क्यों आ रही है, ये मुसलमान का पर्सनल मैटर है। पर्सनल मैटर क्या मतलब? पर्सनल मैटर माने शरिया। पर्सनल लॉ मींस मेरा रिलीजियस लॉ, वो कहां से आता है? इस्लाम, वो शरिया से आता है। तो आप कई जगहों पर उन्होंने कहा कि भाई ये मेरा रिलीजियस मामला है, आपका कोई राइट नहीं है कि आप इसमें आइए। उनको कोर्ट को बोलना पड़ा कि आप बार बार इसको पर्सनल लॉ, पर्सनल मैटर मत कहिए। बिल्कुल, ये प्रॉपर्टी का मामला है, ये कोर्ट ने उनको बताया, लेकिन उनकी सारी जिरह इसी पर थी। मुझे तो शाह बानो मोमेंट याद आ गया सर। देखिए, जो बात जिलानी साहब ने कही ना कि तीनों नेता भी हैं और उनको पता है कि उनकी दलील बाहर जाएगी मीडिया में, और आप देखिए कि जिस समय सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस आ रहे थे, उसको किस प्रकार सेलेक्टेड तरीके से फैलाया जा रहा था। क्योंकि चीफ जस्टिस ने उन लोगों के साथ भी बहुत, उन्होंने जब वक्फ वाली बात हो रही थी ना कि बाई यूजर की बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा हाई कोर्ट और होटल भी तो चल रहा है। ये बात कहाँ आई हमारे सामने? ये सारी बातें मतलब बहुत हल्के में आई, हल्के बाकी चीजें ये कह रहे हैं कि वो सारी बातें वही फैलाएंगे। क्यों? क्योंकि वकील के साथ साथ वो नेता भी हैं, और उन नेता जो उनके आका हैं, जो उनकी फीस दे रहे हैं, उनकी कंस्टिट्यूएंसी का भी तो ध्यान रखना है उनको। इसीलिए इस तरह की बातें वहां हो रही। और एसजी ने एक बात कह दी चीफ जस्टिस को, तो चीफ जस्टिस थोड़े भन्ना गए, लेकिन उनको समझा रहे थे। उन्होंने कहा कि कल को तो अगर पर्सनल लॉ की बात हो रही है, तो कल तो आप भी सुनने के लायक नहीं, कि आप भी नहीं सुन सकते फिर तो इस मैटर को, तो आप भी नहीं सुन सकते इस मैटर को, तो उस पर थोड़ा वो नाराज हो गए। पर्सनल लॉ, अब आप सोचिए, मैं फिर आज ये 2025 के हिंदुस्तान में देश की सबसे बड़ी अदालत में सबसे बड़े जज के सामने बहस हो रही थी। इसके ऊपर कुछ नहीं है, इससे बड़ा कुछ नहीं है। देश की पार्लियामेंट है या वो कोर्ट रूम है जहां ये मामला चला। शालिनी जी, आप मेरे सामने एक महिला बैठी हैं, इसीलिए मैंने कहा कि ये उनके सामने ही मैं कोट करूंगा। अदालत के अंदर कहा गया कि ये जो आप वक्फ अल औलाद में जो प्रोविजन आपने किया है कि एक घर की बेटी का हिस्सा उसको मिले, ये जो नया कानून पास हुआ है वो ये सुनिश्चित करता है कि आप ये जायदाद वक्फ करने से पहले इसका हिस्सा इसको दे दीजिए, पहले ये बेटी का हिस्सा इसको मिलना चाहिए, राइट है इसका, ये कानून सुनिश्चित करता है। तो कपिल सिब्बल ने दलील दी। हु आर यू टू से दिस? आप सरकार मुझे कैसे कह सकती है कि मैं अपनी बेटी को वसीयत में उसका हिस्सा दूं?
आप मुझे एक बात मतलब बताइए, सरकार ये बहुत नहीं कर सकती- कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं कह सकते कि कानून लागू करो। नहीं सरकार यही बेटी, तुम बेटी का हिस्सा दो, ये सरकार मुझे नहीं कह सकती, ये मेरा पर्सनल मामला है। अच्छा, आप खुद बताइए कितनी कॉन्ट्रडिक्टरी बात है। एक तरफ तो आप कह रहे हैं मेरा पर्सनल मैटर है, शरीयत के हिसाब से मैं चलूंगा, और दूसरे तरफ शरीयत ये कहता है कि एक मुसलमान सिर्फ 1/3 हिस्सा अपना वसीयत कर सकता है किसी और को, बाकी जो उसका हिस्सा है इनहेरिटेंस का और जो उसकी प्रॉपर्टी का है वो करेगा जो कि शरीयत के हिसाब से दिया गया है, चाहे वो बीवी है, बेटा है, बेटी है। आप ये देखिए, शरीयत ये कह रहा है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे देश का कानून ये कह रहा है, शरीयत ये कहता है। अल निसा में ये लिखा हुआ है कुरान में कि आपको अपने बेटे और बेटी का हिस्सा देना होगा, या फिर जो आप बात कह रहे हैं उसकी तस्दीक आपको लिखनी पड़ेगी या बोलनी पड़ेगी, और लोगों से आपको एक विटनेस के तौर पे लेना पड़ेगा कि अगर 1/3 हिस्सा से अगर आप ज्यादा दे रहे हैं तो आपको अपने बाकी वारिसों से साइन करवाना मैं पड़ेगा। तो कह रहा हूं आर्गुमेंट कहां पहुंचा, आर्गुमेंट ये आप फिर अगेन 1985 फिर वहीं पहुंच गए आप शाहबानों में। सुप्रीम कोर्ट एक बूढ़ी औरत तलाकशुदा, उसको 767 रुपए, 767 रुपए उसको गुजारा भत्ता ना दिया जाए, इसके लिए कानून पलट दिया पार्लियामेंट में। और आज देश की सबसे बड़ी अदालत में वही दलील दी जा रही है कि बेटी को हक मिले, ये आप नहीं तय करेंगे, ये मैं तय करूंगा। देखिए, एक मिनट बस, आपने लूडो कभी खेला है सर? लूडो में 99 पर एक सांप काट लेता है, वो नीचे आ जाता तो है। ये जो सियासत का लूडो है ना, उसमें ये सांप्रदायिक, ये तुष्टीकरण का सांप है। जो आप 99 पर देश को लेके गए, वो तुष्टीकरण का सांप ने आपको काट लिया और फिर उसको नीचे लाने का प्रयास हो रहा है। ये 8 नंबर पे ले आके खड़ा कर देगा। तो ये जो सियासत का लूडो है ना, इसमें तुष्टीकरण कर करके मुसलमानों को बैकवर्ड बनाया गया। अब मुझे सर ये बात, अब मुझे ये बताइए आपकी समझ से, जी, हम लोग बाहर भी बात कर रहे थे कि भाई मुसलमान, अभी आपने कहा ना मुसलमान किसकी सुनेगा, इनकी सुनेगा, ये भी समाज में जाते हैं, ये भी नेता हैं, सोशल वर्कर हैं, इनकी सुनेगा, इनकी सुनेगा, या उनकी सुनेगा जिनकी यहाँ फोटो लगी हुई है, जो अदालत में गए हुए हैं। तो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड तो ये कहता है वो इनकी सुनता है, इतिहास ये बताता है कि वो सुनता है। बिल्कुल ठीक। तो ये जो हमने ओपनिंग में मैंने कहा कि अगर ये मुस्लिम वोट का या मुस्लिम माइंड का कोई रिमोट है तो किसके हाथ में? इनके हाथ में है। वो इसलिए इनके हाथ में रिमोट है कि आपने उनको पढ़ने ही नहीं दिया ना, आपने उनके सोचने की शक्ति कुंद कर दी, आपने उनको वैज्ञानिक शिक्षा ही नहीं दी, लॉजिकल माइंड बनने ही नहीं दिया। उनको कहा कि नहीं नहीं, तुम्हें तो ऐसे ही सोचना पड़ेगा और मोदी तुम्हारा दुश्मन है, भाजपा तुम्हारी दुश्मन है। आप अगर मोदी का डर नहीं दिखाओगे तो रिमोट कंट्रोल की बैटरी चार्ज नहीं होगी। वो जो रिमोट कंट्रोल की बैटरी का जो चार्जर है ना, वो नरेंद्र मोदी है। तो चार्ज करते रहते हैं बीच बीच में, जैसे ही लगता है इनको कि अच्छा इसने सौगाते मोदी भेजा है, फिर रिचार्ज करो इसको। तो ये सब कर करके मुसलमानों को इतना, मतलब इस प्रकार से मैं तो हैरान होता हूं कि इन लोगों ने, ये अभी बात बहुत अच्छी कह रहे थे भाई साहब, कि क्या जो दलित, वंचित, शोषित मुसलमान है या जो खाड़ी देशों में जिनके साथ अत्याचार होता है, इनमें से कभी किसी ने उनके लिए कुछ अच्छा काम किया हो? कभी कपिल सिब्बल को हायर किया हो? कभी अभिषेक मनु सिंघवी को हायर किया है क्या? कभी राजीव धवन जी ने ऐसा कुछ किया हो क्या? ज्ञात नहीं है, कम से कम नहीं हो सकता है। जिस शहर से आते हैं उस शहर में वहां से शेख आता है, और शादी करके चला जाता है। शादियां सबसे ज्यादा हैदराबाद में, 1 महीने की शादी, 1 हफ्ते की शादी, 10 दिन की शादी, बच्ची को यूज किया और चला गया वापस। शर्मनाक है, एक सिंपल हो रहा है, हमारे आपके शर्मनाक है। लेकिन रोको। कभी भी सौरभ भाई, कभी इस पे चर्चा नहीं करी हमारे समाज के मौलवी हजरात ने, उलेमा ने, जिन्होंने 100%, आनंद भाई के, मैं बात को आगे बढ़ा रहा हूँ, सारा का सारा कमांड उन्हीं पे है मुसलमानों का भी। हमने तो सिर्फ मुसलमानों के बीच में जाके जो सरकार की स्कीमें और जो कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे संगठन सामने आए जिसमें शालिनी जी भी काम करती हैं, उन्होंने समाज को जागरूक करने का काम किया। हमने उनसे पूछा कि यही सेम सिचुएशन CA NRC के वक्त जब आई तो ये लोग अपने घरों से निकले, बड़े वकीलों के साथ स्टेज सजाया, भड़काने का काम किया। उसमें जो भी मुसलमान नौजवान आज जेलों में बंद हैं, कोई भी
इनके घरों में से नहीं है। ना ये ना उनके कोई मुकदमे ना लड़ रहे हैं। इनमें से ना इनका बेटा वो है, ना जो इनकी ना इन्होंने बहन कोई है, ना ऐसा इनका भाई वकील खड़ा है, किया ना हो। इनका भाई है। आज भी वो 5-5, 6-6 साल बहुत से अच्छी जेल बात में कही है। आपने। ये और एक ये बिटिया समाज जेल में है। हाँ, एक बिटिया एक जेल में बिटिया भी 5 साल जेल- से। 5 साल हो से। गया। क्या ये लोग कभी मैं इसमें से नाम किसी कोट को नहीं करना नहीं चाहता हूँ, मैं भी जुडिशरी का जानबूझ के- मैटर है। हाँ। आप यकीन करें कि वो उनके घर के हालात को आप जाके देखिए कि किस बुरे दौर से वो लोग गुजर रहे हैं, किस दंश से, किस दर्द से गुजर रहे हैं, ये कभी झांकने नहीं आए। ये और जो जिस तस्वीरें वजह से वो आपने सड़क लगाई पे हैं। उतरे थे, जी। एक आदमी की भी नागरिकता गई क्या? नहीं, आप देखिए, एक आदमी कोई डिटेंशन सेंटर में गया। हमने हजारों डिबेट करी आपके साथ। आप बताएं कि एक आदमी भी किसी भी राज्य के किसी भी डिटेंशन सेंटर में जो भारतीय था वो नहीं गया। लेकिन एक चीज मैं आपको, एक जो उजाले की किरण दिख रही है, नरेंद्र मोदी साहब जो नाम है, वजीर आजम जो हैं, उनके तौर पे वो जो तय कर लेते हैं, जो ठान लेते हैं, उसको ज़मीन पे उतारते हैं। उन्होंने CA NRC भी दिया, उन्होंने कश्मीर का मसला 370 ख़त्म किया, और ये सब चीखते चिल्लाते रहे। 3 तलाक तो एक ऐसा नेमत दिया, एक तरीके से गिफ्ट दिया है हमारी बहनों को, जो आने वाले जब इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें जब नरेंद्र मोदी साहब का नाम आएगा तो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि वो आप खुशी आज उन्हें एहसास कर सकते हैं मुस्लिम बस्तियों में जाके। और 3 तलाक के पर सुप्रीम कोर्ट में ही चला है वो मामला। लेकिन इस वाले वक्फ अमेंडमेंट 2025 बिल जो है, देखिए लीगल एस्पेक्ट्स पे हम लोग लंबी चर्चा कर सकते हैं। हाँ, वो वकील भी कर ही रहे हैं वहाँ। वो कर रहे हैं। लेकिन हमें यहाँ पे समाज को, आप जैसे जो जर्नलिस्ट ईमानदारी से काम कर रहे हैं, उनके माध्यम से, आनंद जी के माध्यम से भी मैसेज जाना चाहिए कि नौजवान मुसलमान, नौजवान जो मुस्लिम बहनें हैं, वो इनसे सवाल करें कि मेरा एक भाई अभी लेटेस्ट खाड़ी देश में एक बड़े केस में फंसा हुआ है, मुस्लिम नौजवान, ऐसे हजारों नौजवान जिनको ट्रैप करके सीरिया तक पहुंचाया जा रहा है। क्या कपिल सिब्बल उनके लिए इंटरनेशनल कोर्ट का सहारा लेके उन खाड़ी देशों में खड़े होंगे, जाएंगे? उसके लिए पता तो नहीं, मोदी तो जी खैर। हैं भाई, उसके लिए तो मोदी जी हैं। उसमें कपिल हाँ, वो सिब्बल काम का तो क्या- मोदी जी करेंगे। वो नहीं, तो उसके मोदी जी अलावा करेंगे मैं ना। आपको एक बात मैं बता देती हूँ। मुझे और बहुत खास तौर से मैं बड़ा बहनों इमोशनल के हो लिए जाता है। हूँ ऐसी बात करके। बहनों यकीन को मानिए, बीइंग सोचना चाहिए। मेल, मैं इस तरह की बातें नहीं करता हूँ, लेकिन जब मैं सोसाइटी में अपने देखता हूँ तो मुझे बड़ा एहसास होता है कि मोदी जी ने बहुत काम किया है। बिलीव पर करिए। सर, मुझे समझ में ये मैं नहीं example आता हूँ। ऐसे। अच्छा, मैं फिर दूसरा उदाहरण दे देता हूँ आपको। देश में बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे हैं सर, देश में हर इलेक्शन आता है वो कहता है मोदी गया, बीजेपी गई। अच्छा, वो 10 साल से कह हर रहे हैं। तीसरे वही- दिन बाद उनका वो थंबनेल देखो। आता है ना। सौरभ भाई- अब सही सुनिए तो मेरी बात, वो 10 साल से यही कर रहे हैं। मोदी तो गया नहीं आज तक, लेकिन उस आदमी के फॉलोवर कम नहीं हुए, बढ़ गए। बढ़ गए। अब ये youth सही जुड़ की है। गया अब ये उदाहरण मैंने क्यों दिया, सेम यही लागू होता है। ये जितने लोग जो हैं ये कह रहे हैं मोदी मुसलमान का दुश्मन है, ये बर्बाद कर देगा, देश में इस्लाम खत्म करना चाहता है, हो गया क्या? नहीं, हो गया क्या? सौरभ अभी भाई- अभी अभी सेंसस होगा, मुस्लिम आबादी घटी बढ़ेगी। या बढ़ी? बढ़ेगी। अभी पता बढ़ी चल जाए- है। अभी पता चल जाएगा। हम लोगों को आपकी पता कौन नहीं, सी रिपोर्ट रिलीजियस है। फ्रीडम छीन ली गई, कोई आपसे पूछे? लेकिन ये 10 साल से जो बता रहे हैं वो वही मान रहे हैं। ये चीज खतरनाक है। एक्चुअली पता है हमारे कौम के साथ एक जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि हम लोग बहुत ही ज्यादा जज्बाती हैं, और बचपन से ये बताया गया है और बार बार आपको बोला जाता है कि आप एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ पर माइनॉरिटी है। उससे क्या करते हैं कि जितने भी मुसलमान हैं, हमारे घरों में भी ये आज के डेट में भी हो रहा है, हम लोग दीनी तालीम के ऊपर बहुत तवज्जो देते हैं कि कुरान की तालीम होनी है। और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये कंपटीशन के तहत भी चल जाता है कि हमारे बच्चे ने 8 साल की उम्र में अरेबिक में कुरान पढ़ लिया है, कुरान खानी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड, मतलब फॉर मुस्लिम्स इट्स मैटर ऑफ प्राइड। अब जब आप किसी मौलाना को देखते हैं या आपके घर के पास में जो मौलाना तकरीर कर रहे होते हैं, तो आपके लिए एक सोशल प्रेशर भी बन जाता है कि आप उनकी तकरीरों को सुने, और सुनते सुनते आपके सबकॉन्शियस माइंड को किस तरीके से वो चीरता हुआ जाता है कि खुद इंसान को नहीं पता होता है। दिस इज द मेंटल गेम दैट दे आर प्लेइंग। आपके उसे चैनल क्वेश्चन नहीं करता कोई, अपने अंदर ही सवाल अच्छा, पूछे। मुझे बताइए, असोयुद्दीन ओवैसी साहब एकमात्र वो एक ऐसे इंसान है, 2 लोग थे। असोयुद्दीन ओवैसी साहब खिलाफ थे इस बात के कि 2 मेंबरान महिलाएं होंगी वक्फ अमेंडमेंट बिल के तहत अब से, जबकि 2 मेंबरान पहले भी थी, बट उन्होंने उसकी खिलाफत इस बार भी करी।
और आप बहनों से जाकर पूछेंगे कि क्या आपको पता था कि आप मेंबर बन सकती थी, या आप बहनों के लिए, कोई विधवा के लिए, कोई बेवाह के लिए पेंशन मिल सकता था, किसी को नहीं पता। पर जैसे एक होड़ होती है, एक भेड़ चाल वाली स्थिति होती है, उसमें ये होता है कि जी मौलाना साहब हैं, इन्होंने तकरीर कर दी है और हम सब अल्लाह अकबर कहते हुए इनके राह पे मौलाना साहब ने जो कह दिया वो फाइनल अनक्वेश्चनेबल है। दैट्स इट, वो ही चल रहा है बहुत कम तादाद में। अब जब लिटरेसी रेट इंक्रीज हो गई है कम्युनिटी में, तो आज के नौजवान हैं जो सवाल पूछ रहे हैं, हमसे सवाल पूछ रहे हैं कि आप लोग कहां थे इतने महीनों से। अब मैं आपको कर्नाटक का उदाहरण बताता हूं। मैं भी इनको बता रहा था प्रोग्राम शुरू होने से पहले। कर्नाटक में एक जगह दावणगेरे, वहां कल एक ऐसा वाकया हुआ है कि डूब मरे हम सब, कोई हर कोई भारतीय भारतीय सिटीजन हमारा शब्द तो बिल्कुल। एक मुस्लिम महिला, उसका पति घर पे नहीं था, कुछ मिलने वाले आए, शायद रिश्तेदार थे। वो महिला उनके साथ कुछ देर के लिए बाहर चली गई। पति घर आया, पति को ये बात पता चली कि मेरी पत्नी इनके साथ थोड़ी देर के लिए बाहर गई थी। उसको आ गया गुस्सा, उसको शक आया मन में, जो भी था वटेवर। वो गया बगल की जामा मस्जिद में जाकर के मौलाना साहब से मिला कि ऐसा ऐसा हुआ है मेरे घर में। मौलाना साहब ने कहा उसको लेके आओ। जामा मस्जिद के सामने उस महिला को सबकी मौजूदगी में, मौलाना की मौजूदगी में डंडों से और कोड़ों से मारा गया। शर्मनाक है ये उसने क्यों, आप ये वो उसने ऐसा करने की इजाजत किससे ली, या जाके पूछा कि मैं इसमें क्या कर सकता हूं? सौरभ भाई, उसको वो अथॉरिटी मिल रही है मौलाना से। सौरभ जी, अगर मैं इसको तो बाहर निकाल और मार। आज के सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग से अगर इसको आप जोड़ोगे तो तस्वीर साफ हो जाएगी। हु आर यू टू इंटरफेयर इन आवर पर्सनल मैटर? अगर वो महिला अदालत जाती पुलिस के पास तो वो कहेगा ना कि तुम कौन हो भाई, हम अपनी बीवी को मार रहे, मेरा पर्सनल मैटर है। नहीं, यही तो कोर्ट में कहा जा रहा है। यही दिक्कत है आपकी, यही दिक्कत है। मार पीटने में तो आप अपने सोच बोझ से और शरीयत के हिसाब से भी, क्योंकि शरीयत में लिखा हुआ है कि हाँ जी अगर इनफिडिलिटी है तो जी कोड़ियां पड़े, तो वो शरीयत कहाँ चले जाता है जब चोर चोरी करता है उसका आप हाथ तो काट नहीं रहे हो, रेपिस्ट है उसको आप मार तो नहीं रहे हो। आपको जमीन जायदादों से इतनी ज्यादा मोहब्बत हो गई है कि आप जिस देश में रह रहे हैं, ये देश शरीयत के हिसाब से नहीं चलता, ये देश इस देश के संविधान से चलता है। आप संविधान के हिसाब से क्वेश्चन मार्क डाल रहे हैं उस बिल के ऊपर जो संसद से पास हुआ है, जहां 12-12 घंटे की वहां पे बहसबाजी हुई है, राष्ट्रपति ने भी साइन कर दिया है। तो अब जब आप बात करते हैं जमीन जायदाद की, तब तो आप पूछेंगे कि हाँ जी शरीयत कहाँ है, और जब ऐसे वारदात आते हैं तब आप शरीयत को भूल जाते हैं। तो आप किस तरफ हैं? और ये सारे क्या शालिनी जी, ये सारे वही लोग हैं जो संविधान की किताब लेके हिलाते रहते थे, और 2024 के चुनाव में सबकी जेब में पॉकेट एडिशन रहता है। सबके जेब में पॉकेट एडिशन है। संविधान को उन्होंने रिड्यूस कर दिया ना, संविधान को रिड्यूस कर दिया। संविधान की एक संविधान जब तक मुसलमानों की बात नहीं आती है तब तक संविधान उनको याद आता है। बिल्कुल, जैसे ही मुसलमानों की बात आती है, मैं तो देखिए खुल के बोलता हूँ, इसलिए मैं, और आपका शो भी ऐसा है कि यहाँ, तो मुझे लगता है कि जैसे ही मुसलमान की बात आती है सबके हाथ, सबके गुटखा एडिशन संविधान का गायब हो जाता है और सब चुप हो जाते हैं एकदम इस मसले पर। कोई तो खड़ा हो आ जाके। ये बड़ी चुनौती है मुसलमानों के बीच में कि शिक्षा का प्रसार हो ताकि लोग क्वेश्चन तो करो। नहीं देखिए, ये अच्छा आप बताओ, आप कह रहे थे मोदी जी ने बहुत काम किया, मैं आपकी बात से 200% सहमत हूं कि उजाले की किरण है, नरेंद्र भाई ने बहुत काम किया है। वोट क्यों नहीं देता कोई मुसलमान उनको? अब देखिए क्यों? क्योंकि उनको बचपन से घुट्टी पिलाई जाती है कि ये तुम्हारा दुश्मन है। नहीं, तुम्हारा ही दुश्मन नहीं है, ये कौम का दुश्मन है। मैं आपकी बात को बिल्कुल आगे बढ़ाता हूं अनंत भाई। उसमें क्या है कि ये कौन लोग हैं जो ये घुट्टी पिलाते हैं? जिनके हाथ में रिमोट है, रिमोट जिसके पास है, ये जो तस्वीरें इनके पास आप लोगों को रिमोट लेने का प्रयास करना पड़ेगा। नहीं, तो प्रयास जारी है, वक्त लगेगा। बहुत बड़े बदलाव के लिए आप समझते हैं ना कि जहां पे पहले कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। तालीम। अच्छा देखिए कैसे सारी चीज को जो खेल बिगड़ा है मुसलमानों का, जिस रिलीजन में, जिसकी किताब में, पवित्र किताब में पहला अल्फाज इकरा है जिसका मतलब इल्म है, और पढ़ाई की बात करी, जिसके प्रॉफिट ने जब उनके ऊपर एक महिला कूड़ा फेंक दिया करती थी तो
और एक दिन नहीं फेंकती है तो उसके घर जाके पूछते हैं, और तुम मस्जिद में बुला के एक महिला को पीटते हो, ये कौन से इस्लाम की तस्वीर तुम दिखाते हो? इससे बड़ी शर्मनाक कोई चीज हो ही नहीं सकती। वो तमाम लोग जिनके ऊपर, जो लोग उस जामा मस्जिद कर्नाटका की जो बात आप कह रहे हैं वहां मौजूद थे, उनके ऊपर मैं लानत भेजता हूं और हिंदुस्तान के मुसलमानों को कहता हूं आप भी लानत भेजे, और इन तस्वीर के लोगों से कहता हूं कि कब इनका मुंह खुलेगा उस पे कि आपकी एक बहन को सरेआम सबके सामने मारा गया है। ये आपको दर्द नहीं होता है, या सिर्फ आप जमीन के मालिक बनने के लिए, और उस जमीन का मालिक कोई बन नहीं सकता है, उसकी सुरक्षा दे दी गई है। असल दर्द तो ये है, हाँ, उसकी सुरक्षा दे दी है प्रधानमंत्री ने। असल दर्द तो ये है कि वो महिला भी कहीं ये ना मान ले कि ये मेरे पति का अधिकार था कि ये मुझे मारना है। वो दबाव बनाया यही जाएगा। है। ये ट्रिपल तलाक में महिलाएं भी मानती आप थी, मुझे बताइए, नहीं ये मुझे ऐसे शरीयत- तलाक दे सकता है। लेकिन सौरभ भाई, शरीयत बदलाव एक हुआ कहता कि ही नहीं? नहीं था। आप अपने शो में उन महिलाओं को भी आपने दिखाया है ऐसी महिला, मैं मना नहीं कर जिन्होंने रहा। मर्दों जो को बहुत खुश हैं इससे। उनके कॉलर को पकड़ने की ताकत उनके हाथ में आई कि नहीं आई? उन्होंने पढ़ा कि नहीं पढ़ा जो एक्चुअल देखिए, चीजें पढ़नी थी? आप ट्रिपल खुद तलाक देखें। का तो कानून- वक्त लगेगा। आप ये समझ लें कि ये जो वक्त अमेंडमेंट बिल है, और इसमें बार बार एक लाइन और जोड़ दूं, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने, हमारे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरण रिजिजू जी और प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं कि जो वक्फ में स्थिति थी पहले मस्जिद की, ईदगाह की, कब्रिस्तान की और मदरसे की, वो स्थिति यथा स्थिति जो है वो एज इट इज बनी रहेगी, उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं। फिर ये लोग कौन होते हैं भड़काने वाले? ये वो लोग हैं जिन्हें लग रहा है कि वोट खिसक रहा है। वोट अब खिसक रहा है मैं नहीं कह सकता। नहीं वोट भाई, ये तो लेकिन- बड़ा जजमेंट नहीं, है। उनका डिलेमा दूसरा है। उनका डिलेमा वोट खिसक रहा है, मतलब वोट खिसक के आपके पास, बीजेपी के पास जा मेरे रहा है, पास ये नहीं आ रहा है, मैं मानता हूं इस वो तो बात को। ना वो जा रहा है और ना उनको जाएगा। इसकी चिंता है, ना जाएगा। अब जाएगा भी छोड़िए, नहीं, फ्यूचर अभी में नहीं बोलते। ये तो खुद ही करे लड़ाई लंबी ये है। उनका कंपटीशन है एक दूसरे से, हाँ, एक दूसरे से। बिल्कुल। कि ये उसके पास नहीं जाए, ये मेरे ही पास नहीं रहे। अब देखिए, देखिए। आपने नाम छोड़ दिया, एक नॉर्थ ईस्ट से नाम है बदरुद्दीन अजमल, वो भी याचिका करते हैं। सब आप होंगे। इतिहास उठा के देखिए कि उन्होंने किस तरीके से कांग्रेस, आसाम की टीएमसी, पूरी- एआईएमआईएम, पूरी आम आदमी जमीन- पार्टी, डीएमके, हाँ। वाईएसआर कांग्रेस, टीवी, सब अच्छा, है। याचिका करता सारे पार्टी के लोग हैं। सर, आप लोग पिछले दिनों इमरान मसूद के जमीयत के जलसे में दिया बयान भूल गए हो। हाँ, बताइए। बड़ा जहाज। हाँ, उन्होंने कहा कि समंदर में तूफान समंदर में है, तूफान बड़े है, तो जहाज बड़े पे आओ, जहाज में छोटे आओ। कश्तियों के मत जाओ। तो ये जो आप छोटे कश्तियों के नाम ले रहे हैं, इसमें बड़ा जहाज का भी नाम है, कांग्रेस है मेन, और बड़े जहाज के ही सारे राहुल गांधी ने अपने बयान में भी सर परसों बड़े किस तरीके की बात सर, करी? राहुल जी को तो छोड़ दो, पार्लियामेंट में तो दिखे नहीं, उस तरह से भाषण दिया नहीं। प्रियंका जी जाने किस मजबूरी में देश से बाहर हैं। मैं आ गई वहां नहीं, नहीं, का। आ गई। भाई उस समय अब बाहर तो थी आना ना। पड़ेगा। आज वो ऐसे- रॉबर्ट जी जब ईडी जा रहे थे तो अब तो साथ में ईडी थे। सर ईडी ने- वो मैं मतलब ये छोड़ दीजिए, व्यक्तिगत बात हम टिप्पणी नहीं करते हैं कि पति नहीं, वो जेल भी जा रहे हैं तो आ गए। सर वो वाला मामला है, गुड़ खाए गुलगुल्ले से परहेज। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये सारे लोग जो बड़े वकील हैं, सबका एफिनिटी कांग्रेस से है। कांग्रेस से। दरअसल ये बड़े जहाज और छोटे किश्तियों की जंग है, जिसमें मुसलमान मोहरा बन रहा है। सिंपल सी बात मुझे ये समझ में आ रही है कि वक्फ को मुसलमानों की जो बिसात बिछाई गई है, उसके उसमें मोहरे हैं। बड़ा जहाज जो और है ये वो खेल रहे हैं। छोटे अरे ये एक सारे सवाल मैं लोग इनसे ये खेल मैं इनसे पूछना चाहता हूं और आप बड़ा ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। ये जो बंगाल में हुआ, इसके बाद इस कानून का देश भर में विरोध बढ़ेगा या जितना हो रहा है वो और कम हो जाएगा? देखिए, जो ताकत इन लोगों ने लगाई है, जो रिलीजियस आउटफिट है, मैं एक पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि उनकी ताकत बहुत ज़्यादा है। वो जो नफरत का आधार बनाते हैं किसी भी इशू में, जिसमें आप ये समझ लें कि कितनी दर्दनाक वाकया बंगाल में हुआ है, जिन दो मासूम भाइयों का कत्ल हुआ है, पिता पुत्र दो भाई, मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो मैंने अपने अकॉर्डिंग बोला है, तो आप समझ सकते हैं कि उन्होंने इंसानियत का कत्ल किया है। उसके बाद भी वहाँ का कोई नेता किसी तरह का, वहाँ की मुख्यमंत्री साहिबा आज टीवी पे दिख रही थी, वो कैसे मौलवी हजरात, उलमा इकराम उनके साथ उन्हीं के अंदाज में बात करते हुए, उन्हीं के अंदाज में बात करते हुए दिखाई दी। ये प्रोटेस्ट बढ़ेगी आप? वो जो पिता पुत्र दास साहब थे, उनके लिए एक लफ्ज आप नहीं बोल सकते। कहाँ इंसानियत जा रही है? क्या राजनीति का यही लास्ट एंगल रह गया है कि हम सत्ता पाने के लिए लाशों पे चल के आगे बढ़े? आप बताइए। और जिस जो लोग मरे, जिनके घर जले,
जो पलायन करने को मजबूर हुए, उनसे मिलने की बजाय आप मौलानाओं की मीटिंग बुलाए। बताइए क्या, और उनसे अपील करके आप मतलब वो वहां भी अपील ये नहीं अपील ये है, नहीं मेन करिए। फोकस ये नहीं था कि भी आपको शांति बनानी है, नहीं, ये फोकस नहीं था, ये उनको ये समझाना था यू और आर मैं- इन बंगाल माय डियर, मैं हूं ना यहाँ। और सौरभ भाई एक 10 सेकंड कुछ में नहीं होने एक देंगे। एग्जांपल और देता हूं आपको, आप लोग भूल रहे हैं, अभी 2 दिन पहले की एक घटना है मुजफ्फरनगर की। एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होता हाँ, है, सुनिए ये अच्छी बात है। एक एग्जाम्पल आपको दिखा होगा अभी 24 घंटे के अंदर, उसमें एक मुस्लिम महिला के साथ कुछ मंचले जो वहां के शोहदे थे उन्होंने बदतमीजी करी है। मैं बताता हूँ, उसके बाद अरेस्ट हो उनकी गए? वीडियो आई है। दो कोलीग थे, साथ जी, में जी, काम जी। करते थे, एक लड़का हिंदू, लड़की मुसलमान और बुर्का वाली मुसलमान। वो बाइक पर बैठ के कहीं जा रहे थे, उसको रास्ते में कुछ मुस्लिम लड़कों ने रोक लिया बाइक को और जबरदस्ती करने लगे, उस लड़की का बुर्का नोचने लगे। ये उनको कौन सा है? एतराज इस बात पे था कि ये किस तू बात बुर्का के नशी मुसलमान है? मुस्लिम लड़की, तू कैसे इस गैर पर मुसलमान देखिए, के साथ बाइक पे प्रशासन ने बैठी कितना है। बढ़िया उसके काम आगे जो हुआ ये बताएंगे। आगे तो उनकी वीडियो सामने आई है और सारी किस तरह सबके पैरों की मरोड़ निकल गई। हाँ, जी, सारी जी, की जी। सारी उनकी जो बदमाशियां थी, उनकी जो गुंडागर्दी थी, अरेस्ट वो कर जो दिए गए। और इतना मारा है पुलिस वालों ने, उनको नजीर पेश किया है। इस तरह का सर, जब आप लेकिन सबक सिखाएंगे यासिर साहब, जी। लेकिन नजीर तो समाज को पेश करना चाहिए ना। वो तख्ती वाले लोग कहाँ हैं? अगर नहीं, उल्टा नहीं, वो- देखो, अगर सर उल्टा देखो, आनंदी अगर वो लड़का तो मदरसे मुस्लिम के होता, बाहर बच्चों को खड़ा करके लड़का कह रहे हैं हिंदू- कि हमारी मस्जिदें एक जा बार रही सुनिए हैं। तो सुनिए तो। मैं ये कह रहा हूं कि अगर वो लड़की हिंदू होती और लड़का मुसलमान होता, अरे भाई साहब, फिर तो तो फिर क्या कितना बड़ा बवाल खड़ा होता। बहुत बड़ा- तख्तियां, बॉलीवुड से तख्तियां लेके और अपने जितने भी अभिव्यक्ति के हम लड़की की बॉलीवुड के स्वतंत्रता तो और कुछ लोग- जितने लोग कहने वाले थे सब देखिए ट्विटर पे बात तो वही आ स्टॉप जाती हो है ना। जाता। लेकिन क्या है, वही फिर से मैं वही बात कहता हूं कि मुसलमानों की समस्या आते ही पूरा समाज हमारा खामोश हो जाता है। जो बहुसंख्यक भी हैं उसमें भी एक बड़ा तबका है, उनको लगता है कि नहीं नहीं नहीं, मतलब राजनीतिक जमात की बात कर रहा हूं मैं। और जो आप लोग ममता बनर्जी की बात कर रहे थे, ममता दीदी ने भी बड़े जहाज और छोटे किश्ती की लड़ाई की बात की आज। उन्होंने कहा कि भैया हमने कुछ नहीं किया, तो कांग्रेसियों ने किया है, ये कांग्रेस का है, नहीं तो हमारे विधायकों के घर पे थोड़ी ना हमला होता। नहीं, और उनके जो मंत्री जिस तरह का जिन्होंने बयान मंच है, पे खड़े जो होकर बयान बयान दे- वो दिया कह है। रहे हैं बयान कि क्या वो संविधान मुर्शिद- सम्मत है, वो- कानून नहीं, सम्मत नहीं है। सर, ममता जी की सुनो ना, वो कह रहे मुर्शिदाबाद के उस इलाके में हिंसा हुई है जो मालदा लोकसभा नहीं, क्षेत्र जिस में देखिए, लाल सु- किताब सुनिए, को सुनिए। राहुल गांधी और ये ममता बात बनर्जी देखिए, दिखाते थोड़ा हैं। मामला दो लेवल पर चल रहा है बंगाल में इस वक्त। बिल्कुल ठीक इन्होंने कहा, वो जिस इलाके में ये सब कुछ हुआ है वहां लड़ाई कांग्रेस और टीएमसी की है। कांग्रेस को अच्छा खासा वोट मिलता है, आदि रंजन चौधरी हाँ, वहीं से बहुत कम सांसद हुआ वोटों से करते कम थे। वोटों अब से ये हारे भी करके हैं वो। अब ये जो हुआ इसके बाद वो ममता बनर्जी की ग्रिप में आ गया वो सारा एरिया बॉर्डर बिल्कुल। का, जहां पर 60-70% मुस्लिम एक ऐसे आबादी है। आदमी को लाके लेकिन माता जो हुआ, मेरे जो को हिंसा हो रही पार्लियामेंट है, जो हिंसा हो रही है वो तो इसीलिए है कि नो फियर आई एम हियर। हाँ हाँ, वो जब तो तक आप खुले- नहीं- खुले आम। देखिए, जब भी इस तरह की चीजें हुई हैं, जब भी इस तरह की घटनाएं घटी हैं, तो उसमें अगर एडमिनिस्ट्रेशन जरा सा भी आपके लिए सख्त नहीं है तो इस तरह की चीजें आई हैं सामने। और यही हो रहा है पूरे बंगाल में। रक्त रंजित राजनीति के लिए बंगाल आज के डेट में जो मिठास थी, जो टैगोर साहब का बंगाल था, आज वो अच्छा, आप प्रोग्राम में आखिरी का कुछ समय है तो आप दोनों अपने कुछ एक्सपीरियंसेस बताइए ना, कानून बनने के बाद के। आप लोगों ने जब बात की समाज में जाकर के, परिवार में, आस पड़ोस में, तो क्या रिएक्शन है? देखिए, जो गरीब तबका है, जहां हम जा भी रहे हैं, अवेयरनेस फैलाने की कोशिश भी कर रहे हैं, वो एक असमंजस में है। उनको ये लग रहा है कि जो नेता हैं, यही असदुद्दीन ओवैसी साहब और जो मदनी साहब हैं और इन सब के लोग हैं, इन लोगों ने जो इतनी अफवाह फैला रखी है कि आपके मस्जिद ले लिए जाएंगे, मदरसा छीन लिए जाएंगे, कब्रिस्तान छीन लिए जाएंगे, सबके दिमाग में ये मैं मान के चल रही हूँ कि 80% लोगों के बीच में ये बात, अफवाहें फैलाई गई हैं कि ये सब ले लेंगे और सरकार अपने हिस्से में ले लेगी। तो जब अब जाकर हम लोग समझाना शुरू कर रहे हैं तो बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। वो खुद कह रहे हैं कि हमें तो ये बोला गया था, हमें तो व्हाट्सएप मैसेज मिला था, हमें तो ये बताया गया था। तो अब जाकर जो जागरूकता है, मुझे लगता है हमने देरी कर दी है। हाँ, मानने लग गए हैं। मैं कल दिल्ली में मुस्तफाबाद इलाके में थी और वहां जान के मुझे तो हैरत इस बात की हुई कि वहां एक ऐसा जामा मस्जिद है जो पहले रोज एक चंदा इकट्ठा करते थे
कि वहां पे जो एरिया के लोग हैं उनकी हम लोग मदद कर सकें। सोचिएगा दिल्ली का ही क्षेत्र है, तो मुस्तफाबाद वही है ना? जी चौधरी मुस्तफाबाद मतीन वही है अहमद। जहां से चौधरी बीजेपी मतीन अहमद। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं सीलमपुर। वो सीलमपुर है। मुस्तफाबाद तो वो एरिया है जहां BJP की फर्स्ट टाइम बीजेपी नेगी एक साहब। तकरीबन बिष्ट साहब, मोहन सिंह बिष्ट। बिष्ट साहब 18,000 वोटों से जीत के आए हैं। और वहां पे हमें ये पता चला कि माहौल ऐसा है कि अब जामा मस्जिद जो वहां बनी है वहां वो जुम्मे के जुम्मे चंदा इकट्ठा करते हैं, और हम लोग अब जाकर हम ये कर रहे हैं कि हम वक्फ के हिसाब से, हम लोग वक्फ के अंडर नहीं आते, हमने ज़मीनें खुद खरीदी है, पर हम अपनी मदद करना चाहते हैं तालीम के लिए, बच्चों के लिए स्कूल बनवाना चाहते हैं, और हम आप लोगों के साथ मिलके आगे बढ़ जाएंगे। दिल्ली में दे आर रेडी टू बिलीव यू। यस, सरकार की नीयत साफ है, बिल्कुल तुम्हारे भले के लिए है, बिल्कुल। आपका कुछ बिल्कुल ईमानदारी अपनी नहीं, observation। देखिए मेहनत तो बहुत हो रही है लेकिन वक्त लगेगा, क्योंकि उनके पास जो टूल्स है वो टूल्स है नफरत के आधार पे। हम भाईचारा, हम शांति, हम इत्तेहाद, हम अखलाक की बात करते हैं। हम बताते हैं कि हम किस तरीके से आपके वोट नहीं देने के बाद भी सरकार आपको साथ लेके चल रही है, आपको किसी भी कार्यक्रम में इन्वॉल्व रखती है। कोई भी कार्यक्रम जब सेंट्रल से बनता है तो उसमें परसेंटेज अच्छी खासी मुसलमानों की भी रहती है, जबकि हमारा आपको इन लोगों की टूल किट पढ़ने की जरूरत है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, यकीन मानिए, आप मुझे जानते हैं पर्सनली। तो यासिर साहब जो कह रहे हैं ना कि नफरत, मुझे लगता है कि जो जब तक रिलीजन को इन्वोक किया जाता रहेगा ना, हाँ, वो तब देखिए, तक लोगों अब के वो दिमाग जो को देखिए पढ़ाना आधार बहुत क्या है। मुश्किल है। Sentiment अगर आप अनंत जी 10 साल के बच्चे को प्ले कार्ड देके बटला हाउस के चौराहे पे, जामा मस्जिद के चौराहे पे, जिस मुस्तफ़ाबाद की बात कह रही हैं शालिनी जी, वहाँ पे खड़ा करेंगे और ये लिखा होगा कि हमारी मस्जिदें सरकार छीन रही है, हमारे मदरसे को छीन लेगी, हमारे कब्रिस्तान को छीन लेगी। कब्रिस्तान बड़ा इमोशनल, और बताया ये भी जाएगा कि चूंकि तुम मुसलमान हो इसलिए तुम्हारे साथ एक पॉइंट है। नहीं, कब्रिस्तान एक ऐसा पॉइंट है जिसपे थोड़े इमोशनल लोग हो जाते हैं, क्योंकि हर आदमी का एक उससे वो है। तो अब आप सोचें कि अगर वहां से 2000 लोग भी निकले और 50 लोग उस बच्चे के साथ, उनकी जज्बात आ गए, तो उनके साथ खड़े। आपकी राह बड़ी मुश्किल है, मैं मानता हूँ, लेकिन हम कामयाब होंगे। आप देखिए, हम उम्मीद करते हैं कि देखिए कामयाब होना बहुत जरूरी है। एक शेर से मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। न हम सफर न हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और ईश्वर करे कि आपके पाँव का कांटा निकले, जरूर निकले। यासिर जी बहुत शुक्रिया, शालिनी जी बहुत धन्यवाद आपका, अरन जी बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आने के लिए। कॉफी पर कुरुक्षेत्र में आज इतना ही।